हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए। केवीएस की एग्जाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, तो जो अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे और 10 चैप्टर है टोटल। उसमें 10 दिन में 10 चैप्टर को हम खत्म करेंगे। इससे पहले हम सिविक्स के 10 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा है क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है रशीदा, और वो बैठकर क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, और अचानक से क्या होती है, उसकी जो निगाह है ना एक सुर्खियों पर पड़ती है। ठीक है, और सुर्खियों में क्या लिखा रहता है, 100 साल पहले। तो वो जो है ना सोचने लग जाती है कि यह कैसे हो सकता है। ठीक है, 100 साल पहले कोई कैसे हो सकता है, और अगर कोई रहा भी होगा तो फिर वहां पर क्या हुआ होगा। ठीक है, या फिर जो इतनी वर्षा अभी हो रही है, क्या इतनी ही वर्षा उस टाइम पे भी हो रही होगी 100 साल पहले। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसके दिमाग में उठने लग जाते हैं। तो आपके दिमाग में भी ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो चलिए इसका समाधान ढूंढते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि भाई पहले के टाइम पे क्या था, कैसे था, सब क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इतिहास से ही मिलती है। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम सब क्या सुनते हैं, रेडियो जो रेडियो है उसको हम सुनते हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं कि क्या हुआ है देश में विदेश में, अखबार भी पढ़ते हैं, है ना। और साथ ही हम क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था ये भी हम देखते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जिसके पास कुछ यादें हैं, कुछ स्मृतियां हैं कि इस टॉपिक के रिलेटेड पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, पर बहुत साल पहले क्या हुआ था ये सब हम कैसे जान सकते हैं, है ना। हम एक दिन की बात जान सकते हैं, एक साल के पहले की, 10 साल के पहले की बात जान सकते हैं, पर 100 साल 200 साल पहले की बात तो हम नहीं जान सकते क्योंकि हम उस टाइम पे थे ही नहीं। और जो भी हमारे आसपास पे लोग रहते हैं वो भी उस टाइम पे नहीं थे। तो इतनी पुरानी बात हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, लोग कपड़े पहनते थे या कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो लोग रहते थे। ठीक है, इसके बाद जो शिकारी होते थे, पशुपालक होते थे, जो खेती करने वाले जो किसान होते थे, जो शासक होते थे, व्यापारी होते थे, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पर ये नहीं हम पता लगा सकते कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ठीक है, मतलब कि ये सब नहीं, ये सब के अलावा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे उस टाइम पे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सारी जानकारी हमें इतिहास से मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लोग कहाँ रहते थे। सोचिए लोग कहाँ रहते होंगे बहुत साल पहले, है ना। तो आपका जो मैप है उसमें आपको नर्मदा नदी ढूंढनी है। पता है ना आप लोग को नर्मदा कहाँ पर है। तो कई लाख वर्ष पहले लोग जो है ना इस नदी के तट पर ही रहा करते थे। ठीक है, अब नदी के तट पर ही वो क्यों रहते थे, क्योंकि उनको पानी जो है आसानी से मिल जाता था, और जो मछलियाँ वगैरह हैं वो भी वहाँ से पकड़कर खाने के लिए मिल जाया करती थी। इसीलिए वो लोग नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, पर सबसे पहले वो कहाँ पर रहे, नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। और यहाँ पर रहने वाले जो आरंभिक लोगों में से कुछ जो है कुशल क्या बन चुके थे, संग्राहक थे, और आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से वो परिचित थे कि भाई जंगलों के अंदर कौन सी
फल मिलते हैं, पेड़ पौधे, औषधियाँ हैं, है ना। इसके बाद अपने भोजन के लिए वो जड़ों का इस्तेमाल करते थे, फलों का इस्तेमाल करते थे, और जंगल में जितने भी उत्पाद मिलते थे यही सब ये क्या करते थे, संग्रह करते थे, मतलब कि इकट्ठा करते थे। वे क्या करते थे, जानवरों का भी शिकार करते थे। तो खाने के लिए जैसे हम लोग आज के डेट में पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल सब खाते हैं, वो लोग ये सब नहीं खाते थे, है ना। कंदमूल, फल वगैरह, कच्चे मांस वगैरह ही खाते थे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी ढंग से जीते थे। अब देखिए, पेन पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा, नोटबुक भी अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। अभी जो सुलेमान जो पहाड़ी है और ये जो किरतार पहाड़ी है ना, इसको क्या करना है, आपको मैप में ढूंढना है। तो ये आपका मैप आ चुका है। सबसे पहले हम उस पर ढूंढ लेते हैं नर्मदा नदी। तो ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। ऐसे होते हुए गुजरात आते हुए बहती है ये, ठीक है। इसके बाद आपको ढूंढना है सुलेमान, देखो किरथर के पर्वत और सुलेमान के पहाड़ियाँ। तो ये दो पहाड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में है एट प्रेजेंट। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर क्या हुआ था, लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले क्या उगाया था, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब जल्दी से जल्दी इसका एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है, कि जो सुलेमान और किरथार पहाड़ी है, ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम में है। और वहाँ पर सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले वहाँ के जो पुरुष थे और जो स्त्री थी, उन्होंने क्या किया, गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने फसल तो उगाया ही, उसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये लोग कहाँ पर रहते थे, वो ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। ये हो गया उत्तर पश्चिमी की बात। अब उत्तर पूर्व में गारो ढूंढिए तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। और कृषि का विकास होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने क्या उपजाया था, चावल उपजाया गया। और वो स्थान कहाँ पर है, विंध्य के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये है हमारी विंध्य की पहाड़ी। सबसे पहले यहाँ पे क्या उगाया गया, चावल उगाया गया था, ठीक है। और ये है हमारे गारो पहाड़ियाँ जो कि पूर्वी उत्तर में है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या उगाया गया, चावल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मानचित्र जो हमारा मैप है, इसमें आपको सिंधु ढूंढना है और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उसका पता लगाना है। तो सहायक नदियां क्या होती है, जो एक बड़ी सी नदी में मिल जाती है। समझ में आया, मतलब कि एक बड़ी नदी बह रही है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां जो है आके इसमें मिल गई, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सहायक नदियां, ठीक है। तो हमको सिंधु की सहायक नदियां ढूंढना है। और लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे लोगों ने क्या किया था, लोग जो है एक नगर बनाकर वहां पे फलने और फूलने लगे थे, मतलब कि वहां पे वो बस गए थे। कितना, 4700 साल पहले, ठीक है। अब गंगा और उसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तथा हम समुद्र तटवर्ती इलाकों की बात करें, तो इन नगरों का विकास कब हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। चलिए देख लेते हैं सिंधु की सहायक नदियां अब कौन सी है। सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ पर होगी, सिंधु नदी होनी चाहिए पंजाब और पाकिस्तान में। तो ये है हमारी सिंधु नदी। अब इसकी बहुत सारी क्या है, सहायक नदी, जैसे कि ये सिंधु नदी जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां अगर आप ढूंढोगे तो कौन सी है, देखिए यहाँ से ये सतलज आ रही है, यहाँ से ये रावी आ रही है, यहाँ से ये चेनाब, यहाँ से ये झेलम और ये ब्यास भी ऐसी आ रही है। तो इसकी टोटल 5 नदियां हैं और इसकी वजह से पंजाब को 5 नदियों का मिश्रण पंजाब में होता है, तो उसे पंजाब कहा जाता है, ठीक है। अब ये गंगा नदी है, गंगा नदी की हम देखेंगे सहायक नदियां। तो हिमालय से गंगा नदी बहती हुई जाती है, तो यहाँ पे सोम नदी मिक्स हो रही है, यहाँ से फिर यमुना नदी मिक्स हो रही है, यहाँ से ये चंबल मिक्स हो रही है, ठीक है।
और आगे जाते हुए भी बहुत सारी नदियाँ मिक्स होती हैं। चलिए तो हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक नेक्स्ट। तो जो गंगा है और उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोन, जिसका हमने पता ऑलरेडी लगा लिया है। ठीक है, तो गंगा के जब दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में, जैसे कि गंगा नदी बहते हुए आ रही है, तो दक्षिण में जो क्षेत्र है मतलब कि ये वाला नीचे की तरफ वाला, तो उसको क्या कहा जाता था? मगध कहा, मतलब मगध के नाम से वो फेमस था। और मगध जो है एट प्रेजेंट कहाँ पर है? अभी है बिहार में लोकेटेड है। और वहां पर मगध में बहुत सारे शक्तिशाली क्या थे? शासक हुआ करते थे। और बहुत सारे उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया था, जैसे कि आपने अशोका के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, है ना। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। बड़े बड़े विशाल राज्यों की स्थापना मगध में तो हुई थी, इसके अलावा और भी बड़े बड़े हमारे महाद्वीप और द्वीप में हुई थी। आगे देखते हैं। तो लोगों ने जो हमारे देश के लोग हैं उन्होंने क्या किया है? सदैव वो क्या किए हैं? उपमहाद्वीप से एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा उन्होंने की है। कभी कभी वो हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्रों के कारण उनकी जो यात्राएं होती थी बहुत जोखिम भरी होती थी। ऐसा तो था नहीं पहले के ज़माने में कि भाई अगर समुद्र आ गया है तो फिर एरोप्लेन के साथ चला जाया जाए या फिर शिप के सहायता ले ली जाए, ऐसा पहले नहीं होता था, है ना। तो इनको क्या करना पड़ता था? बहुत सारी प्रॉब्लम सहन करना पड़ता था। फिर भी ये यात्रा जो होती थी उनके लिए असंभव नहीं थी। ये जो ठानते थे उसको करते ही थे, भले ही फिर सामने आग या पत्थर या हवा कुछ भी आए। ठीक है, तो कभी कभी लोग क्या करते थे? काम की तलाश में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ठीक है, तो कभी कभी जो सेनाएं हैं वो दूसरे क्षेत्र पे विजय करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे कभी कभी वो भी क्या करते थे? जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो क्या करते थे? लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे पर जाया करते थे। कुछ लोग जो हैं नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यात्रा किया करते थे। ठीक है, तो इन सभी यात्राओं से लोगों को क्या मिलता था? एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था कि तुम इस क्षेत्र में गए तो तुमने क्या सीखा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था। जैसे कि हम लोग भी अगर गांव जाते हैं घूमने के लिए तो फिर जब गांव से घूमकर आते हैं या कहीं से भी घूमने जाते हैं, कहीं से भी घूमकर आते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नेबर के साथ, कलीग के साथ क्या करते हैं? उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो ऐसा पहले भी हुआ करता था, वो लोग अपनी यात्राओं को डिस्कस करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अभी आज की हम बात करें तो लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ठीक है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर सब जगह बाउंड्री लगाई गई है, कुछ कुछ बाउंड्रीज ऐसी है जो नेचुरल है ना। हमें बाउंड्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि हमारा पूरा एशिया है और एशिया के बाद यूरोप है, तो यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है यूरल माउंटेन, है ना। इसका नाम क्या है? यूरल माउंटेन। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री है, हमको यहाँ पे बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, तो जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर भी सके, है ना। जो लोग पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को भी पार कर सके, तो इससे पे मतलब क्या होता है कि मतलब आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। अगर आप सोचेंगे मुझे ये करना है तो डेफिनेटली आप उस काम को कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और फिर यहीं पे बस गए। तो लोगों के इस आवागमन से क्या हुई? हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया गया। ठीक है, अलग अलग जो लोग आए, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग खाना वाले, तो हमारे जो देश है वो एक सांस्कृतिक परंपराओं से भरी परिपूर्ण हो गया। ठीक है, तो कई वर्षों साल लोग जो है
पत्थर को तराशने में, संगीत रचने में, यहाँ तक कि भोजन बनाने के कई कई नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। हम भी यही करते ना, अगर कोई चीज़ हमको बनानी होती है तो हम कभी कभी हमारे पड़ोसी का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं कि भाई आपके यहाँ पे कैसे बनाते थे, बताइए हमें, हमारे यहाँ पे तो इस प्रकार से बनाया जाता था। तो हम क्या करते, थोड़ा सा हमारे खाना बनाने के तरीके में ट्विस्ट लेके आते हैं। तो पहले के टाइम पे भी लोग ऐसा ही किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं देश का नाम। तो अपने देश के लिए हम प्राह किसका इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम इंडिया तथा भारत जैसे नाम का ही प्रयोग करते हैं। तो ये जो इंडिया शब्द है ना, वो कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है। ठीक है, INDUS, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। मतलब जो हमारी सिंधु नदी है ना, उसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। तो इंडस से ही क्या निकला है, हमारा नाम इंडिया निकला है। ठीक है, एटलस में अगर आप ईरान देखोगे और फिर यूनान देखोगे, ठीक है, तो उसका पता लगाइए ईरान कहाँ पर है और यूनान कहाँ पर है। तो लगभग 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था, उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, सिंधु को कहा हिंदोस। ठीक है, किसी ने हिंदोस कहा अथवा किसी ने इंदोस कहा। ठीक है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, इंडिया कहा जाने लगा। तो इंडिया जो नाम है मोस्टली किसको बोलते थे, जो नदी के पूर्व में रहते थे उसको क्या कहा गया, इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, भारत का नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जैसे कि उत्तर पश्चिम इस तरफ है और पूर्व हमारा इस तरफ है, तो यहाँ के लोगों को क्या कहा जाने लगा, भारत कहा जाने लगा, भारत। ठीक है, और यहाँ के जो लोगों का नाम है वो इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किया गया इनको। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक बुक जो कि 3500 वर्ष पुरानी है, जिसका नाम है ऋग्वेद, इसमें भी मिलता है। ठीक है, मतलब कोई फेक बात नहीं है, ये रियल बात है, क्योंकि ऋग्वेद में भी लिखा है। अब बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो पहले वो सिंधु नहीं बोल पाए होंगे तो उन्होंने इंडस बोल दिया, हिंडोस बोल दिया, है ना। फिर ये हिंडोस से हिंदू हो गया, मतलब कि इंडिया हो गया और भारत हो गया। तो जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनको भारत के नाम से जाना जाने लगा, और जो पूर्वी नदी के पूर्व में जो स्थित थे उनको इंडिया के नाम से जाने लगा। ठीक है, और इसके बाद एट प्रेजेंट हम भारत और इंडिया दोनों नाम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अतीत के बारे में जानने के लिए, एक चीज़ नहीं है, लाखों चीज़ है जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो अतीत की जानकारी के लिए बहुत तरह के मतलब कई तरह से हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उसको पढ़ना। जैसे कि हमने रामायण के बारे में पढ़ा है, महाभारत के बारे में सिर्फ सुना है, पर हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको पूरे की पूरी रामायण ही पढ़नी पड़ेगी, एक एक अक्षर एक एक शब्द को समझना होगा। महाभारत के हमने बहुत सारे सीरियल्स भी देखे हुए हैं, उसमें आधा जो है थोड़ा बहुत ना कुछ मिर्च मसाला होता है। ठीक है, पर हमको एकदम एक्चुअल डिटेल चाहिए तो हमको भगवत गीता पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से किसी भी पुरानी चीज़ों के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो हमें उस पुरानी पुस्तकों को ढूंढना होगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पुस्तकें होती हैं वो हाथ से लिखते थे, इसलिए हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता था। क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये जो शब्द है वो लैटिन से आया है, जिसका मैन्यू का मतलब होता है हाथ। ठीक है, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है, तो ये जो है ना हाथ से निकला हुआ है। ठीक है, तो मेन्यू का मतलब क्या होता है, हाथ, इसलिए क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू स्क्रिप्ट। और हिंदी में क्या कहते हैं, पांडुलिपि। याद रखिएगा क्योंकि सीटेट में कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ पूछ लिया जाता है। तो ये जो पांडुलिपियां हैं ये किसके इस्तेमाल से लिखी जाती थी, तो ताड़पत्रों पे लिखते थे उसको। ठीक है, अथवा हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से
विशेष तरीके से तैयार उसको लिखा जाता था। ठीक है, तो ये है आपकी पांडुलिपियों की स्टोरी। तो याद रखिएगा, ताड़पत्रों पे इसको लिखते थे और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला एक पेड़ है जिसका नाम है भूर्ज, उसके पेड़ की छाल पर इसको लिखा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक लकड़ी का मतलब कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट है और इसके ऊपर कुछ लिखा गया है जो समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलिए आगे देखते हैं। तो इतने वर्षों में बहुत सारी पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लकड़ी वगैरह में कीड़े बड़े आसानी से लग जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी पांडुलिपियां जो हैं वो खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर भी ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जो आज भी उपलब्ध है और इन पांडुलिपियों को कहाँ रखा गया है? मंदिरों में और विहारों में रखा हुआ है। वहां से ही जाकर लोग क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। ठीक है, तो ये जो पांडुलिपियां हैं इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। बहुत सारे राजाओं के जीवन के बारे में भी उसमें लिखा रहता है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं तथा नाटक भी इसमें शामिल है। और ये जो पांडुलिपियां हैं कई तो संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में और तमिल भाषा में भी लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृत भाषा जो होती थी ये आम लोगों की भाषा होती थी। आम लोग जो हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो प्राकृत भाषा का ही इस्तेमाल किया करते थे बोलचाल के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी इन अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लेख होते हैं पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उसको उत्कीर्ण किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पत्थर है, तो इस पत्थर पे कुछ ना कुछ क्या है लिखा हुआ है। तो कभी कभी शासक तथा जो अन्य लोग हैं ना, वो अपने आदेशों को क्या करवाते हैं, उत्कीर्ण करवाते हैं, उत्कीर्ण करवाते हैं। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले, लोग उसको पढ़ सके और उसका पालन कर सके। बहुत सारे जो राजा थे अपने जीवनी के बारे में पत्थरों पे लिखवाते थे। बहुत सारे राजा जो होते थे वो रूल्स क्या है उसके बारे में लिखवाते थे। ठीक है, कुछ ऐसे भी अभिलेख मिलते हैं जिनमें क्या हुआ है, राजाओं ने तथा रानियों ने, ठीक है, राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक जो हैं लड़ाइयों में अर्जित विजयों का भी लेखा जोखा रखा करते थे कि अगर हम गए थे उस लड़ाई में तो हमको इतनी संपत्ति प्राप्त हुई है, हमने इस प्रकार से उस युद्ध को जीता है। तो ये सारी चीजें भी वो पत्थरों पर लिखवाते थे ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो उसको आसानी से पढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हो सकते हैं? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां भी तो आती होगी, लाभ तो है पर कठिनाइयां भी तो आती होगी कि इतने पॉइंटेड चीज, इतनी नुकीली चीज कहाँ मिलेगी, फिर कैसे उसको ठोक ठोक के लिखा जाएगा, इससे पत्थर भी तो टूटने की संभावना है ना। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, जो उसके बारे में कोई भी पुरानी चीज मिल गई, मटका मिल गया या फिर किसी जानवर की हड्डी मिल गई, तो ये उसको अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। और जो पुरातत्वविद होते हैं वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, इसके बाद चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, ये सारी चीजों का भी क्या करते हैं, पढ़ाई मतलब कि करते हैं, छानबीन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कभी कभी सिक्कों की प्राप्ति, सिक्के भी मिल जाते हैं, है ना, खुदाई के दौरान, तो इसकी भी वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कितने साल पुराना है, ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। इनमें से जो कुछ वस्तुएं हैं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व जो होते हैं कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जैसे पत्थर के बर्तन हैं तो वो क्या हो सकते हैं,
कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होंगे, उसमें कभी मिट्टी मतलब कि कोई भी जीव जंतु कीटाणु नहीं लगेंगे। पर वही अगर हम लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो हैं पुरातत्वविद वाले, वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ठीक है, उनको मतलब कुछ भी मिल जाता है तो उसके वो अवशेष को रखते हैं और उसके बाद उसका अच्छे से क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन से जानवर को खाते थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जितनी भी वनस्पतियां हैं, है ना, तो उनके अवशेष बहुत मुश्किल से ही बच पाते थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो तुरंत ही नष्ट हो जाती थी, है ना। अगर कोई पेड़ मतलब कोई पेड़ खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, कोई फूल खा रहे हैं, तो वो तो तुरंत ही क्या हो जाती है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में नष्ट हो जाती है। तो यदि अन्न के दाने हैं तथा लकड़ी के टुकड़े हैं तो वहाँ पे जल जाते हैं, तो जले हुए जो अवशेष रहते हैं वहाँ पर वो बच जाते हैं। तो उस अवशेष से भी वो पता लगा पाते हैं कि वो लोग कौन सा अनाज खाते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो है पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, बहुत सारे कपड़ों के भी तो अवशेष मिलते होंगे ना उनको, तो अब ऑफ कोर्स, है ना, बहुत सारे कपड़ों के भी अवशेष मिलते हैं। तो पांडुलिपियों, अभिलिखियों या तथा जो पुरातत्व है से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इतिहासकार है, जो हिस्टोरियन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो भी चीज़ मिली है, मतलब पांडुलिपियों से जो भी चीज़ें मिली हैं, अभिलेख जो मिले हैं, जो पुरातत्व मिले हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें जो मिली हैं, उनके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्रोत का। स्रोत मतलब कि सोर्स। ठीक है, और उस स्रोत के थ्रू क्या करते हैं, वो हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। तो इतिहासकार उन्हें ही कहते हैं जो क्या करते हैं, सभी चीज़ों का जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अतीत का अध्ययन, जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे ही इतिहासकार करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर पाते हैं। अगर ये अवशेष ही नहीं मिलेंगे हमें, अतीत के जो स्रोत हैं वही नहीं मिलेंगे, तो हम वापस से उन चीज़ों का पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पूर्वज के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अंततः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये जो स्रोत हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, एक सुराग के रूप में काम करते हैं। जैसे हम कहीं पे कुछ क्राइम हो गया है तो हम सुराग ढूंढते हैं, कोई तो सुराग मिलेगा जिससे हमें हकीकत का पता चलेगा। उसी प्रकार से जो पुरातत्व वाले हैं वो क्या करते हैं, सुराग ढूंढते हैं ताकि वो हिस्ट्री का एकदम सटीक पता लगा पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अतीत एक या फिर अनेक। तो हमने आप लोगों ने जो हमारी किताब है उसका जो शीर्षक है वो तो आपने पढ़ाई होगा, है ना। अतीत शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन के रूप में किया गया है। क्यों किया गया है बहुवचन के रूप में, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ किसी एक तथ्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे अलग अलग तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ एक की ओर ध्यान दिलाने के लिए नहीं किया गया है, वो अनेक अनेक चीज़ों के लिए ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, जिसमें हम अलग अलग समूह के लोगों के अतीत के बारे में अलग अलग मायने से पढ़ेंगे कि इन लोगों का मायना क्या था, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से जी, ये सब। ठीक है, अगर उदाहरण के लिए हम बात कर, जो पशुपालक है अथवा जो कृषक है, तो इनका जो जीवन था वो राजाओं और रानियों के जीवन से काफ़ी भिन्न रहा है ना। उसी प्रकार से जो व्यापारियों का जीवन है वो शिल्पकारों के जीवन से बहुत ज़्यादा अलग था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो अतीत का इस्तेमाल किया गया है वो बहुवचन के लिए किया गया है, क्योंकि हम इसमें बहुत लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम आज भी हम देख सकते हैं,
उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं वो अलग अलग व्यवहारों और अलग अलग रीति रिवाजों का ही पालन करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए आज जो अंडमान द्वीप के अधिकांश जो लोग हैं वो अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम शहर में रहते हैं तो हम दुकानों के ऊपर निर्भर हैं, पर अंडमान के लोग ऐसे नहीं हैं, वो खुद अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो इस तरह का जो भेद है वो अतीत में भी विद्यमान थे, जो आज भी हैं वो ऐसे भेद पहले भी हुआ करते, सबका खान पान पहले भी अलग होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक जो होते थे अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे कि मैं ये विजय प्राप्त करके आया हूँ, तुम उस किताब में लिखो, अकबरनामा में लिखो, है ना, इसके बाद बाबरी नामा में लिखो, अकबर आईने में लिखो। तो ये पहले होता था, बट जो यही कारण है कि हमको शासकों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि उनके द्वारा क्या किया गया है, लड़ाई लड़ी जाने लगी, है ना, लड़ाइयों के बारे में हमें को बहुत कुछ पता है। पर उसके विपरीत अगर हम शिकारी की बात करें, मछुआरे की बात करें, संग्राहक की बात करें, कृषक की बात करें तथा पशुपालक की बात करें, तो ये जो लोग हैं उनके बारे में कोई भी लेखा जोखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले भी ये भेदभाव हुआ है कि भाई आपके मतलब राजा हो तो आपका सब लेखा जोखा होगा, और आप एक नॉर्मल से काम करने वाले हो तो आपका कोई भी लेखा जोखा नहीं होगा। तो जो भी लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे उस टाइम पे, उनके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में हमें मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। हमें राजाओं के बारे में बहुत कुछ पता है, पर जो आम इंसान थे वो अपनी जिंदगी किस प्रकार से व्यतीत करते थे इनके बारे में हमें बहुत कम ही पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तिथियों का मतलब क्या होता है। तो आपने बीसी सुना होगा, है ना, बीसी सुना होगा आपने, एडी सुना होगा आपने, बीसीई सुना होगा आपने। चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है। तो तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या फिर इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। तो वर्ष की जो गणना है वो कैसे होती है, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे जिसका नाम है ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जन्म से ही तारीख की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो अतः अगर 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म को कितना हो गया, 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के लिए हम ईपू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में हम लोग बीसी का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। और हिंदी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ई पू, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये 0 है, मतलब कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, 2025 में चल रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को कितना साल हो चुका है, 2025 साल हो चुका है। पर अगर हम इसको हम क्या बोलेंगे, AD, मतलब कि एनो डोमिनी। ठीक है, मतलब कि जन्म के बाद। अब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व मतलब कि ईपू बोलते हैं उसको, मतलब कि पहले। तो ये सब जो डेट होती है वो सब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेट दिया गया है, इतिहास तथा तिथियां। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईपू का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व होता है। कभी कभी हम तिथियों में एडी भी देखते हैं, हिंदी में सिर्फ ई लिखा होता है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका तात्पर्य जो है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। कभी कभी एडी की जगह पर CEB लिखा होता है या फिर BC की जगह पे BCE भी लिखा होता है। तो CE के अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए किया जाता है और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है।
ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कितने वर्ष पहले हुआ था? 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब वर्तमान से पहले। तो ये है पूरी हिस्ट्री। अब यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, तो ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेसन नंबर 2। थैंक यू सो मच एवरीवन।